26 जुलाई 2016 कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस हेडक्वार्टर के सामने लोगों का पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन होता है। ये तो अक्सर होता है, इसमें क्या खास है। 16 अक्टूबर 2018 को एक बार फिर चिकमगलूर पुलिस हेडक्वार्टर के सामने पुलिस के विरोध में नारे लगे। इनमें क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है सिंघम अन्ना। नहीं पता कौन सिंघम अन्ना? ये हैं कप्पुसामी अन्नामलाई। इन दोनों ही शहरों में लोग सिंघम अन्ना के ट्रांसफर के अगेंस्ट प्रदर्शन कर रहे थे। फिल्मों में तो अक्सर देखा है, पर कभी रियल लाइफ में सुना है आम आदमी का पुलिस वालों के लिए इतना प्यार। लेकिन इनके चाहने वाले बहुत हैं। इन्होंने हिंदू होते हुए भी पूरी कुरान पढ़ी, जिससे रिलीजन का हवाला देने वाले लोग बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश ना कर सकें। राजनीति की सीढ़ी ऐसे चढ़े कि बड़े बड़े धुरंधर भी पीछे रह गए। तो चलिए आज जान लेते हैं इनके खाकी से खादी तक की दौड़ के बारे में। एक बहुत ही हम्बल फैमिली में पैदा हुए अन्नामलाई शायद अपनी फैमिली से पहले व्यक्ति थे जो कॉलेज गए। एलिमेंट्री पढ़ाई गांव से करने के बाद उन्होंने कोयंबटूर के पीएचडी कॉलेज से इंजीनियरिंग की। उसके बाद उन्होंने आईएम लखनऊ से एमबीए किया। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने आईएम लखनऊ क्यों चूज़ किया, तो उनका जवाब कुछ ये था। It was in Lucknow, in Uttar Pradesh, the love for civil service started. Traveling around Uttar Pradesh, especially the Purvanchal side, doing projects, seeing people there, I felt probably my life should get into a larger purpose. I shouldn't chase money or a corporate job or a CEO title. लखनऊ आके उन्हें लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखने का मौका मिला। उन्होंने लोगों को पैसों के लिए छोटे छोटे काम करते देखा। जब एक आदमी ने उन्हें 5 रुपए में 8 पूड़ियाँ दी तो वो काफ़ी हैरान हुए और उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ये देखा कि जिसके पास 5 रुपए हैं वो भी खुश है और जिसके पास 500 रुपए हैं वो भी खुश। एमबीए के दौरान वो बहुत से प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हुए, जिसमें बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के प्रोजेक्ट भी था। जैसे जैसे वो लोगों से मिलने लगे, उन्हें लगने लगा कि वो उनके लिए कुछ कर सकते हैं, पर आखिर कैसे? उनको ऐसा लगने लगा कि उनके लाइफ का पर्पस एक कॉर्पोरेट जॉब करना नहीं था। वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे और सिविल सर्विसेज से बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है। तो फिर क्या था? इन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दी और रैंक के अकॉर्डिंग इन्हें आईपीएस सर्विस अलॉट हुई। तो ये सफ़र स्कूल से इंजीनियरिंग फिर एमबीए से चलते चलते सिविल सर्विसेज तक मुड़ गया। मतलब एक बिल्कुल नया सफ़र, एक अनजाना सफ़र। पर मेहनत करने वाले लोग कहाँ किसी बात से डरते हैं और इनके पुलिस करियर की शुरुआत हुई कर्नाटका में, जहाँ इन्हें पहली पोस्टिंग मिली। टू 2011 में यूपीएससी क्लियर करने के बाद इन्हें पहली पोस्टिंग मिली उडुपी डिस्ट्रिक्ट में 2013 में एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यहाँ उन्होंने ड्रग अब्यूज़, टोबैको सेल और फिर इल्लीगल लिकर शॉप्स को बंद करवाने जैसे कैंपेन चलाए। उडुपी में इनकी पोस्टिंग के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। 17 साल की बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था और उसके बाद उसका मर्डर भी हुआ। जब उस बच्ची की माँ ने उनसे पूछा कि क्या वो उनकी बेटी को वापस ला सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को तो वो वापस नहीं ला सकते, पर वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उनकी बेटी सबके दिलों में ज़िंदा रहे। और ये चीज़ उन्होंने करके भी दिखाई। एक स्कॉलरशिप शुरू की उस बच्ची के नाम से। ऐसे बहुत से किस्से हैं उनकी लाइफ से जुड़े। यूं ही थोड़ी लोगों ने उन्हें सिंघम अन्ना बुलाना शुरू किया। खैर, उडुपी से उनकी ट्रांसफ़र हुई चिकमगलुरु और वहां से बैंगलोर में while he was serving as the Deputy Commissioner of Police in 2019, that is the time when he decided to quit the police forces. लोगों के लिए ये सुनना काफ़ी शॉकिंग था, पर अन्नामलाई ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में ये लिखा था कि 2018 में जब वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए, that was the time when he introspected. उसके बाद 2018 में ही आईपीएस ऑफिसर मधुकर शेट्टी ने उन्हें अपनी लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखने पर मजबूर किया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इसके बारे में कहा भी है। अब यहाँ से उनके जीवन की सागर की गाड़ी एक अलग रास्ते पर चलने लगी। जॉब से रिज़ाइन करने के बाद अन्नामलाई वापस अपने गांव चले गए। क्योंकि एग्रीकल्चर में उन्हें थोड़ा इंटरेस्ट था तो ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। उस दौरान साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी शुरू करने वाले हैं। उस चीज़ के चर्चे बड़े ज़ोरों से चल रहे थे। सभी को लगता था कि अन्नामलाई रजनीकांत की पार्टी के लिए एकदम फिट बैठेंगे।
अन्नामलाई को खुद पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट भी था, पर सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होने के लिए लोगों से ग्राउंड लेवल पर कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। और यहीं से शुरू की अन्नामलाई ने अपने ग्राउंड लेवल की कहानी, लोगों के साथ कनेक्ट करने की कहानी। अब तक अन्नामलाई ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था, तो स्मॉल विलेजेस और टाउन्स में पॉपुलैरिटी का एक तरीका था कल्चरल कनेक्ट बनाना। इसीलिए उन्होंने तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स, इवेंट्स और कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करवाने शुरू कर दिए, जैसे कि रंगोली बनाना, मैराथन जैसे अलग अलग इवेंट्स। तो पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, और जब पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो वो एक परफेक्ट कैंडिडेट्स हो गए पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, बिल्कुल एक सोने की मुर्गी टाइप। खैर, रजनीकांत की पार्टी तो सिर्फ नाम और सिंबल में सिमट के रह गई। किसी को याद है उनकी पार्टी का नाम क्या था? उसका नाम था मक्कल सेवई कच्ची और सिंबल था ऑटो रिक्शा। कमिंग बैक टू अन्नामलाई's जर्नी, उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई 2020 में, जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। एज अ यंग कैंडिडेट वो स्टेट के यूथ से काफ़ी ईजिली कनेक्ट कर पा रहे थे, और क्योंकि इंडिया एज अ होल काफ़ी यंग नेशन है, तो हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसे लीडर्स की तलाश तो रहती ही है। अब बीजेपी को भी तमिलनाडु में एक फुटहोल्ड चाहिए था, और अन्नामलाई को भी अपना पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ाना था, तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। बीजेपी ज्वाइन करने के कुछ महीनों बाद ही अन्नामलाई स्टेट यूनिट के चीफ बन गए। अन्नामलाई बीजेपी के अब तक के सबसे छोटी एज के चीफ थे। वैसे इस मौके को उनकी किस्मत भी कह सकते हैं, क्योंकि जो उस समय के स्टेट चीफ थे एल मुरुगन, उनको जब कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ तो उसमें वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। इसे बीजेपी का उन्हें आगे लाने का मास्टर स्ट्रोक कह लो, उनकी पॉपुलैरिटी का कमाल, या फिर बीजेपी की 1 पर्सन 1 पोस्ट की देन। ये अपॉर्चुनिटी अन्नामलाई की झोली में गिरी। 2021 के असेंबली इलेक्शंस में वो बीजेपी की तरफ से करूर डिस्ट्रिक्ट के अरावाकुरिची से चुनाव लड़े। इनकी अपोजिशन में थे डीएमके के आर अलांगो। वैसे तो और भी लीडर्स थे जो इस सीट से खड़े हुए, पर अन्नामलाई का मेन कॉम्पिटिटर लोगों ने आर अलांगो को माना। अलांगो ने अन्नामलाई को 24,816 वोट से हराया। पर चलो, हार जीत तो पॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पर इससे अन्नामलाई की पॉपुलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बस अब आगे की प्लानिंग शुरू हो गई। जब 2022 में रामनाथ कोविंद का प्रेसिडेंट टेन्योर खत्म हुआ और उनके लिए एक फेयरवेल डिनर ऑर्गेनाइज किया गया, तब अन्नामलाई एक इकलौते स्टेट प्रेसिडेंट थे जिन्हें इनवाइट किया गया था। इसके अलावा सारे सीनियर यूनियन मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर थे। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर पलनीस्वामी के साथ उन्होंने ये इवेंट अटेंड किया। साफ दिख रहा था कि बीजेपी अन्नामलाई को कितनी इंपॉर्टेंस दे रही है। अब स्टेट प्रेसिडेंट बने तो पूरे स्टेट से कनेक्शन होना भी तो जरूरी है। तो इसके लिए प्लानिंग हुई एक रोड शो की। जुलाई 2023 में अन्नामलाई ने 234 असेंबली सेगमेंट्स को कवर करने की प्लानिंग के साथ साथ ये रोड शो शुरू किया। इसका नाम था एन मन एन मक्कल, यानी माई लैंड माई पीपल। जुलाई 2023 में रामेश्वरम से शुरू होके ये रोड शो फेब 2024 में तिरुपुर में जाके खत्म हुआ। इस रोड शो का मिशन था नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना और एमके स्टालिन की स्टेट गवर्नमेंट की एलीट करप्शन और फेलियर्स का ढिंडोरा पीटना। उन्होंने अपने पार्टी को प्रमोट करने के लिए ढेरों कैंपेन्स और रैलीज की हैं। अपने आज तक के करियर में अन्नामलाई ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके बारे में बोले बिना ये कहानी इनकम्प्लीट है। याद है वीडियो के स्टार्ट में हमने एक स्कॉलरशिप की बात की थी। इस स्कॉलरशिप में बिदूर डिस्ट्रिक्ट में जो भी लड़की 10th क्लास में टॉप करती है उसे हर महीने 10,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप मिलती है। फिर 2015 में अन्नामलाई ने एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था सुरक्षा। इस ऐप के थ्रू ना सिर्फ आप अपनी कंप्लेन पुलिस को रजिस्टर कर सकते थे, पर आप उस कंप्लेन के स्टेटस भी चेक कर सकते थे। और पता है, लोग अपनी कंप्लेन सीधे सीधे एसपी तक भेज सकते थे। एक और किस्सा है इनका। एक बार जब ये एसपी थे, इन्होंने एक रैली निकाली। अक्टूबर 2015 में मैंगलोर में करीब 400 स्टूडेंट्स ने बाइक रैली में पार्टिसिपेट किया। पता है क्या खास बात थी इस रैली की? सारे 400 स्टूडेंट्स ने हेलमेट पहना था। ना, तब तक वहाँ हेलमेट पहनना कंपलसरी नहीं था, लेकिन फिर भी हेलमेट पहनने की इंपॉर्टेंस बताने के लिए वहाँ रैली निकाली गई। 2020 में अन्नामलाई ने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जिसका नाम था वी आर द लीडर्स फाउंडेशन, और वो इस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ मेंटोर भी बने। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग और लेटेस्ट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करती थी। और जब हर फ्रंट पे कोशिश हो रही थी तो सोशल मीडिया कैसे पीछे रह जाता। सोशल मीडिया पे तो लोगों के दिन जैसे
तुम ही से शुरू और तुम ही से खत्म होते हैं। इसीलिए अन्नामलाई सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव रहते हैं। इंस्टाग्राम पे इनके 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं और ट्विटर पे भी करीबन इनके 8,44,000 फॉलोअर्स हैं। अब देखते हैं आगे इनका सफर इन्हें कहाँ ले जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और ऐसी कंटेंट को फॉलो करने के लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। और जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।